हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ट्राइडेम एकेडमी में। मैं प्रदीप सर आप लोगों के साथ एक बार फिर से केमिस्ट्री सेक्शन में। अब इस चैप्टर की मैं नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और आज मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इनिशियली बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ एक वर्ड है जैसे इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक वर्ड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये तीनों पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम आगे वाले पॉइंट पे आते हैं, हमारी जो हेडिंग पे आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअल में होते क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस देयर aqueous solution are allowed to पास्ट करंट, जिनके एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं बेटा? करंट पास कर सकते हैं। एंड दे आर आयोनाइज्ड इनटू ऑपोजिट चार्ज्ड पार्टिकल ऑन डिजोल्व इन वाटर। पानी में डिजोल्व करते हैं जो अपने ऑपोजिट चार्ज आयंस में, मतलब केटायन और एनायन में डिकम्पोज हो जाते हैं, और जिनके एक्वस सॉल्यूशन में हम करंट पास कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ द पास द करंट एंड दैट डज नॉट डिकम्पोज और आयोनाइज्ड, जिनका आयोनाइजेशन नहीं होता है और जो करंट को पास नहीं करने देते हैं, वो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है चीज? हमारा आगे का जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि पॉइंट हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो वो बेस्ड होगा किस पे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइट्स पे बेस्ड होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपको क्लियर है, दोनों के दोनों सब्सटेंस होते हैं। अब मैं आगे लेके चल रहा हूं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बेटा, वो इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअल में जो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। दो टाइप्स क्या क्या है इलेक्ट्रोलाइट में? फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकेंड क्लास होती है हमारे पास इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, ये भी आप काफी पढ़ चुके हैं शायद। आपको मैं केवल आपको एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूं, ये 11th क्लास में आप ये पोर्शन पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज कंप्लीटली और 100% आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन या डिजोल्व इन वाटर, जिनका आयोनाइजेशन क्या होता है? 100% हो जाता है। जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गए वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द इलेक्ट्रोलाइट दे आर पार्शियली आयोनाइज्ड, जिनका आयोनाइजेशन क्या होता है? पार्शियली होता है, 100% नहीं होता है, वो स्ट्रॉन्ग है, और जिनका पार्शियल होता है वो वीक है। सेकेंड पॉइंट, the ionization of strong electrolyte is represent by single headed arrow। strong electrolyte का जो आयोनाइजेशन है वो हम सिंगल, जैसे HCl की बात करूं मैं यहाँ पे, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड आपने सुना है। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है? जैसे एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी एसिड है वो सब इलेक्ट्रोलाइट है, जितने भी बेस है वो सब इलेक्ट्रोलाइट है, और एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बने हुए जितने भी सोल्ट है बेटा वो सब के सब इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? तो ये मैंने HCl लिया है, आपने पढ़ा 10th में भी 11th में कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl को जैसे अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। हालांकि इसको प्रॉपर्ली लिखा जाता है हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। ये भी आपको आगे 11th में आप इस चीज को पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। ये डिकम्पोजिशन जो हो रहा है, ये जो आयोनाइजेशन हो रहा है HCl का, वो सिंगल हेडेड एरो से यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। और जो यहां जो होगा इसमें, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं हाफ ऑपोजिट डायरेक्शनल एरो से। तो इसमें एग्जांपल ले रहे हैं अपन एसिटिक एसिड, जैसे यहाँ पे मैंने HCl लिया वैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड ले रहा हूं। एसिटिक एसिड का जो डिकम्पोजिशन है वो सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर है? तीसरा जो डिफरेंस है इसमें वो क्या है? हमें पता है कि ये सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो देयर इज no equilibrium exists between unionized molecule and ion। ये जो आयंस बन रहे हैं और ये जो
अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। और ये कैसा प्रोसेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो यहां पे तीसरा पॉइंट क्या होगा, देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ एन इक्विलिब्रियम बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्लियर है। और लास्ट फोर्थ जो पॉइंट आता है अपने पास डिफरेंशिएट करने के हिसाब से, ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन मींस हम उसमें और सॉल्वेंट ऐड करें, जैसे वाटर की बात करें, पर वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो जब इसमें और वाटर ऐड किया जाएगा तो ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री का मतलब यहां पे आप बताओगे अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन इज रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन सेम। क्योंकि आप वाटर ऐड करेंगे, वाटर और ऐड करेंगे उसमें, तो इसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, 100% क्या हो सका है, कंप्लीट हो चुका है। हर कंसंट्रेशन पे 100%, इनिशियली वाटर ऐड करते ही 100% कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, तो अब इसमें और वाटर ऐड करने पे इसके आयोनाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब यहां क्या होता है वीक के केस में, ऑन डाइल्यूशन मतलब और वाटर या सॉल्वेंट ऐड करने पर, ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब आयोनाइजेशन का जो अमाउंट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इंक्रीज, इनिशियली कम होता है, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज होगा डाइल्यूट करने में, लेकिन 100% कभी नहीं जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंपैरिजन हो गया। क्लियर है। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। पहला हेडिंग कंप्लीट, आपको मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलाइट्स। आई थिंक ये क्लियर आपको। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस, इज द प्रोसेस। ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस का वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर आयंस में डिकम्पोज होना, आयंस में आयोनाइज होना क्या कहला रहा है, प्रोसेस बाय विच is electrolyte ionized into opposite charge ions। opposite charge ions में उसका डिकम्पोज होना क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ठीक है बेटा। अब हमारा जो हेडिंग है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो क्या होता है, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस हवा में तो करोगे नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहां होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअल में एक कंटेनर हम लेंगे, उसमें एक सेटअप करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमने सेटअप क्या किया वो देखना आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सेटअप हमने करना है, एक सिंपली कंटेनर या बीकर लिया हमने, उस बीकर के अंदर हमने सॉल्वेंट लिया, सपोज यहां पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को ही मैं यूज कर रहा हूं, और उसके अंदर हमने किसको ऐड किया, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो भी हमें लेना था। जैसे सबसे कॉमन इलेक्ट्रोलाइट हमने सोडियम क्लोराइड यहाँ पे लिया है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, इसमें दो मेटल रोड्स को लेंगे अपन, वो मेटल रोड्स जो करंट पास करती हैं, इन मेटल रोड के थ्रू, इन मेटल रोड्स के लिए हमने एक वर्ड यूज करते हैं, पता ही होगा शायद आपको, इलेक्ट्रोड बोलते हैं इनको अपन। ये मेटल रोड्स हमने लिए हैं यहाँ पे। इन मेटल रोड में एक को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे, तो जिस पर्टिकुलर मेटल रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर रहे हैं वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, और जिस पर्टिकुलर को हम नेगेटिव से ऐड कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि कल आपने एनोड माइनस बताया था, ये कैसा है, वो भी मैं कंपैरिजन बताऊंगा अभी आपको, तभी क्लियर हो जाएगा। तो ये एनोड और कैथोड हो गया। तो जैसे एनोड और कैथोड यानी बैटरी के हेल्प से इसमें हमने क्या किया, करंट पास किया, तो NaCl का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। किस टाइप से हुआ, NaCl है वो डिकम्पोज होकर Na+ और Cl-, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये डिकम्पोजिशन, ये जो आयोनाइजेशन, तो ये जो सब्सटेंस आपने लिया इसके अंदर वो तो है इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इस टाइप से इसका जो प्रोसीजर हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड द होल कंटेनर, ये जो पूरा सेटअप हमने बनाया है, इस पूरे सेटअप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। मींस बीकर, सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड इलेक्ट्रोड एंड करंट का जो सोर्स है, इन सबको मिलाकर क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाएगा। तो आप उससे इसको डिफाइन कैसे करें, ये बोलेंगे क्या कि ये बीकर है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहां बोलेंगे द डिवाइस कैन चेंज द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो क्या करे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। और द डिवाइस यूज फॉर द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज किया जाएगा, या जो डिवाइस क्या करे, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो क्या करे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो क्या कहलाती है,
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। ठीक है, तीनों वर्ड क्लियर आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है बेटा, अब जो आपको ये कंफ्यूज भी क्रिएट हुआ था, क्वेश्चन मार्क लगा था एनोड पॉजिटिव कैथोड वाला, तो यहां पे इस पर्टिकुलर हेडिंग जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं उसमें जो सेकंड हेडिंग हमारे पास आई है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो भी एक सेल था। अभी जो हमने आपसे पढ़ा वो भी एक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है, इनके कंपैरिजन का ही बनता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंपैरिजन का ही पहला क्वेश्चन है इसमें, तो वो कंपैरिजन करते हैं अपन इसमें। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सेकंड हमारे पास है यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों में जो कंपैरिजन हमें करना है वो कंपैरिजन क्या है? पहला कंपैरिजन तो इसकी कंसेप्ट का ले लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई थी, यानी वो क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। रेडॉक्स के थ्रू इसमें करंट जनरेट हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, अपन एक पर्टिकुलर सोर्स से करंट किसी अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये पहला डिफरेंस हो गया इसमें। सेकेंड डिफरेंस आप देखिए, उसमें क्या था, ध्यान होगा शायद, उसमें दो कंटेनर थे, तो टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड और टू इलेक्ट्रोड्स कहां रखे थे, प्लेस्ड इन टू डिफरेंट सॉल्यूशन एंड कंटेनर, दो डिफरेंट कंटेनर में और दो डिफरेंट सॉल्यूशन में रखे हुए थे। देखिए एक जिंक सल्फेट में था, कॉपर सल्फेट में था, याद आ रहा होगा। यहां क्या रखा हमने, बोथ द इलेक्ट्रोड प्लेस्ड इन सेम कंटेनर एंड सेम सॉल्यूशन, सेम एक ही कंटेनर के अंदर है, दोनों के दोनों। अभी दिखाया मैंने, NaCl वाला भी बताया आपको। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये तो याद होगा बहुत अच्छे से। वहां पे सॉल्ट ब्रिज अवेलेबल थी, दोनों फिजिकल, दोनों सॉल्यूशंस के बीच में फिजिकल अटैचमेंट के लिए दोनों के बीच में क्या था, सॉल्ट ब्रिज हमने अप्लाई किया था, उसका इंपोर्टेंस भी बताया था। और यहां क्या होगा, यहां होता है अब्सेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसमें कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं, अब्सेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये भी क्लियर है। फोर्थ पॉइंट देखिए उसमें एनोड किसको बोला था, जिसपे ऑक्सीडेशन हुआ था उसको हमने एनोड बोला था, और जिसपे ऑक्सीडेशन हुआ था वो पर्टिकुलर रोड क्या थी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करी थी, तो एनोड एज नेगेटिव टर्मिनल, एनोड एज नेगेटिव टर्मिनल, एंड कैथोड किसको बोला था, जिसपे रिडक्शन हुआ था, यानी वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा था, तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, एज पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव कर रहा था। एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या किया हमने, करंट पास कर रहे हैं, तो एनोड इसमें क्या होता है, एनोड बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ता है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और कैथोड है वो क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, डिपोजिशन ऑफ आयंस। डिपोजिशन ऑफ आयंस याद कीजिए आप लोग, जिंक के केस में आयंस रिलीज होकर सॉल्यूशन में आए थे, और कॉपर के केस में क्या हुए थे, आयंस, कॉपर आयंस है वो इसके डिपॉजिट हुए थे जाके। तो डिपोजिशन ऑफ आयंस ओनली एट कैथोड, आयंस में कैथोड पे केवल क्या होता है, डिपोजिशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, दोनों पे। जैसे भी मैंने बताया, ये आपने लिया था NaCl का सॉल्यूशन लिया, तो एक आपने एनोड लिया और एक आपने कैथोड लिया। NaCl में Na प्लस कैथोड की तरफ मूवमेंट कर रहा था, क्लोराइड क्या था, एनोड की तरफ मूवमेंट कर रहा था, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या होते हैं, आयंस का डिपोजिशन होता है। तो डिपोजिशन ऑफ आयंस अकर एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स पे था। ये कुछ बेसिक 4-5-6 डिफरेंस है किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस दो अलग अलग रूल्स हैं, फेराडे के रूल हैं, उन रूल पे काम करता है। और वो रूल्स क्या है,
तो उस पर भी छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप भी बनता है, सिंपल से वो रूल है, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। टाइम ज्यादा थोड़ी हो गया, 5 मिनट और टांग देता हूँ फिर ना, बहुत बाद में ले आना साथ ही। आए आप वाले से नहीं हो रहा आज। अरे ना इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड हमारे पास फेराडे के 2 रूल हैं। फेराडेज लॉ फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट रूल है इसमें, फेराडे का जो फर्स्ट रूल है अपने पास वो देखिए आप। सपोज एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रोड्स पे क्या होता है, कोई ना कोई सब्सटेंस क्या होता है, डिपॉजिटेड होता है। तो डिपॉजिटिंग अमाउंट ऑफ substance on electrodes during electrolysis is directly proportional to passing charge। इन इलेक्ट्रोड्स पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा, वो क्या होता है, डायरेक्टली परफॉर्म होता है पासिंग चार्ज के। तो डिपॉजिटिंग अमाउंट सपोज हम कंसीडर करें W, कुछ जगह M भी लिखा है, W ले लीजिए, हमारी एनसीईआरटी का W प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के। क्लियर है, ये इसका मेथड। देन W इज इक्वल टू क्या हो गया, ZQ। Z यहाँ पे कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ये Z एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताएंगे भी हम आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z हमें कैलकुलेट करना, तो उसमें क्या होगा, उसका एटॉमिक मास आ जाएगा एलिमेंट का, और डिवाइडेड बाय F क्या होता है 9650 इंटू N, और N क्या है यहाँ पे, जो उसके ऊपर चार्ज होता है वैलेंसी, मतलब उसके +1 है या +2 या +2, उसके रिडक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 या 3, वो N की वैल्यू होती है। ठीक है, एटॉमिक मास, फेराडे और N, इन सबको अपन जब सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आती है, Z की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक। अब आपने पढ़ा है Q एक्चुअल में क्या होता है, उसको अपन करंट के रेस्पेक्ट में लिखें। तो करंट आपने कैसे डिफाइन किया है, करंट आपने डिफाइन किया है द फ्लो रेट ऑफ चार्ज, यानी I इज इक्वल टू आपने लिखा है Q/T। तो यहां से Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, देन W इज इक्वल टू हो गया IT। तो ये फॉर्मूला हो जाता है फेराडे का फर्स्ट रूल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, W इज इक्वल टू ZIT। Z कैलकुलेट करना आ गया। I एक्चुअल में इसमें क्या होता है, I देखना हमेशा एम्पियर में लेना होता है अपने को, जनरली एम्पियर में देंगे तो ले लेंगे। T हमेशा इसमें लिखना सेकंड में लेना हमें। T यदि मिनट या आवर में दे रखा है तो और मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में, और इन सबको मल्टीप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, W निकाल सकते हैं। ये फेराडे का फर्स्ट रूल हो गया। इसमें छोटे से न्यूमेरिकल बन जाते हैं, मेरे ख्याल से इजीली कर पाओगे आप। सोल्ड एग्जांपल या टेक्स्ट एग्जांपल करके देख लेना, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। अब सिमिलरली हमारे पास क्या आता है, फेराडे का सेकंड रूल आता है। फेराडे का सेकंड रूल क्या है, लगभग ऐसा से कुछ है, वो देखिएगा आप। रेशियो between the depositing amount of substance on electrodes during passed equal charge for equal time in two different solution, always in ratio of their
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका मीनिंग पूरा क्या है कि जब दो डिफरेंट हम सब्सटेंस लेके चले, दो डिफरेंट सॉल्यूशन आपने लिए हैं, सपोज ये सॉल्यूशन ए लिया आपने, सॉल्यूशन ए में हमने क्या किया, करंट पास किया, तो इसके अमाउंट कुछ ना कुछ डिपॉजिटेड होगा। सपोज वो डिपॉजिटिंग अमाउंट क्या W1 है, इसमें कितना चार्ज पास किया मैंने, इक्वल टाइम के लिए इक्वल चार्ज पास किया है। और सिमिलरली एक दूसरा सॉल्यूशन मैंने लिया है, सॉल्यूशन बी लिया है, सपोज यार ये मान लो ना, ये कॉपर सल्फेट लिया आपने, ये जिंक सल्फेट लिया है, तो इसमें डिपॉजिटेड होगा कॉपर और इसमें डिपॉजिट होगा जिंक। तो कॉपर और जिंक का जो अमाउंट है, सपोज इसमें डिपॉजिट अमाउंट W1 ले रहा हूं और इसमें डिपॉजिटिंग अमाउंट में W2 ले रहा हूं, तो W1 और W2 का जो रेशियो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, रेशियो बिटवीन द डिपॉजिटिंग अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑन इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग द पास इक्वल चार्ज फॉर इक्वल टाइम इन टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो Z1 और Z2 होते हैं ना, उन्हीं के रेशियो में रहते हैं। इसमें भी क्या हो गया, ये मान सकते हैं हम, इसमें 4 पैरामीटर आ गए, तो कोई 3 पैरामीटर दे रखे हैं, चौथा में क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। इसमें भी ऐसे कर सकते हैं हम, इसमें टोटल इसमें वही 4 पैरामीटर हैं, जनरली टाइम दिया होता है, करंट दे रखा होता है, Z हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपॉजिटिंग अमाउंट हमें निकालना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स?